Assalamu alaikum. I hope you all students are fine. Good morning to all of you people. और स्टूडेंट्स मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ लिटिल बिट टफ। तो आपने इसको थॉरली सुनना है, लेकिन 9:30 तक भी आप लोगों ने लेक्चर व्यू नहीं किया हुआ था। तो ये ठीक नहीं है। लेक्चर थॉरली सुने और असाइनमेंट जो है मैं लेक्चर के बाद आपको दूंगी। और लेक्चर अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं आप लोगों की असाइनमेंट नहीं दूंगी। असाइनमेंट पर ही अटेंडेंस मार्क होती है, आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। दिस लेक्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और सेकेंड पार्ट है इंशाल्लाह, लास्ट पार्ट विल बी कवर्ड ऑन सैटरडे। Now the factors affecting the pharmacokinetics of inhaled anesthetics. Following are the factors which affect the partial pressure of anesthetics agents in the brain. अच्छा, अब एनेस्थीसिया जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स है, जब पेशेंट इनहेल करता है तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर उसका एल्वुलाई में रेज होता है। उसके बाद वो गैस डिफ्यूज़ करती है। जब पार्शियल प्रेशर उसका एल्वुला में बिल्डअप हो जाता है, एल्वुला से ब्लड में डिफ्यूज़ करती है, और जब ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर रेज हो जाता है तो वो ब्रेन में फिर डिफ्यूज़ करती है। तो पार्शियल प्रेशर, अगर जिन गैसेस का पार्शियल प्रेशर देर से बिल्डअप होता है उनका रेट ऑफ इंडक्शन स्लो होता है, और जिनका पार्शियल प्रेशर जल्दी बिल्डअप होता है उनका रेट ऑफ इंडक्शन फास्ट होता है। जो गैसेस ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, जिस तरह हेलोथेन है, उनका पार्शियल प्रेशर रेज देर से होगा, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया स्लो होगा। और जो गैसेस जो ब्लड में लो सॉल्युबल गैस, ब्लड गैस में जो गैसेस ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, जिस तरह नाइट्रस ऑक्साइड है, उनका पार्शियल प्रेशर ब्लड में जल्दी रेस करेगा और वो डिफ्यूज़ करेंगी ब्रेन में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इन द इंस्पायर्ड गैसेस। जितना पार्शियल प्रेशर एनेस्थेटिक एजेंट का इंस्पायर्ड गैसेस जो पेशेंट इंस्पायर कर रहा है, इनहेल कर रहा है, जितना पार्शियल प्रेशर उस टाइम पे उसका ज़्यादा होगा इंस्पायर्ड गैसेस में, उतना जल्दी देयर विल बी a fast rate of induction. Next is alveolar ventilation. When there will be increase in alveolar ventilation, there will be increase in rate of induction of anesthesia. बिकॉज पार्शियल प्रेशर जो है इसका जल्दी बिल्डअप होगा एल्वुलाई में, और ब्लड में भी जल्दी रेस होगा, और ब्रेन में ये फास्टली डिफ्यूज करेगी, इसलिए इसका रेट ऑफ इंडक्शन इसका फास्ट होगा। नेक्स्ट इज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। Pulmonary blood flow का inverse relationship है to the rate of induction of anesthesia, because whenever there will be high pulmonary blood flow, the partial pressure of the anesthetic agent will uh, will raise slowly in the alveoli and also in the blood. So जितना pulmonary blood flow ज़्यादा होगा, partial pressure उतना देर से बिल्डअप होगा, और रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया स्लो होगी। और जितना पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया उतनी जल्दी अचीव होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इन द ब्लड, which is also known as blood gas partition coefficient. It is very important. जब कोई भी एनेस्थीसिया, आप लोगों को बताया है, सबसे पहले एनेस्थेटिक एजेंट, इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट एल्वुला में से ब्लड में डिफ्यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रेन में डिफ्यूज़ करेंगे। अगर तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, हाईली सॉल्युबल होंगे ब्लड के अंदर, तो उनका पार्शियल प्रेशर बहुत स्लोली रेस होगा, जिसकी वजह से इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया विल बी स्लो। और अगर वो कम सॉल्युबल होंगे, लो सॉल्युबल होंगे, जिस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ब्लड में बहुत कम सॉल्युबल है और इसका पार्शियल प्रेशर बहुत जल्दी रेज होगा, जिसकी वजह से गैस डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड से ब्रेन में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी इन टिश्यूज। सॉल्युबिलिटी इन टिश्यूज का भी इसी तरह, जितनी अगर एनेस्थेटिक एजेंट ज़्यादा टिश्यूज में सॉल्युबल होंगे, उनका पार्शियल प्रेशर देर से रेज अप होगा, और स्लो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया विल बी स्लो, रिकवरी विल आल्सो बी स्लो। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर ब्लड फ्लो जो ब्रेन को जा रहा है, अगर वो स्लो होगा तो रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया विल आल्सो बी स्लो। So next is minimum alveolar concentration, which is known as MAC, और इससे हम पोटेंसी मेजर करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट की। What is MAC और potency? The minimum alveolar concentration or the end tidal concentration of the inhaled anesthetic agent
needed to eliminate movement in 50% of the patient stimulated by a standardized incision. सो इससे हम लोग इसकी पोटेंसी मेजर करते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट की। जितनी एल्वुलर कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर होगी एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट की, उतनी पोटेंसी एनेस्थेटिक एजेंट की उतनी पोटेंसी कम होगी। और जितनी हमें एल्वुलर कंसंट्रेशन कम रिक्वायर होगी एनेस्थीसिया के लिए, उतनी वो एनेस्थेटिक एजेंट उतना ही ज़्यादा पोटेंट होगा। सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये याद रखें कि जितनी डेफिनेशन जो है इसकी एग्जैक्ट आप लोगों ने याद करनी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये समझ लें कि जितनी एल्वुलर कंसंट्रेशन कम रिक्वायर होगी एनेस्थीसिया के लिए, उतना वो एनेस्थेटिक एजेंट ज़्यादा पोटेंट होगा। और जितनी एल्वुलर कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर होगी एनेस्थेटिक एजेंट की, उतना एनेस्थीसिया के लिए उतना ही वो एनेस्थेटिक एजेंट कम पोटेंट होगा। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन इज द ED50 ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट. It is the inverse of MAC is an index of potency of the anesthetic agent. MAC is expressed as a percentage of gas in a mixture required to achieve the effect. Numerically, MAC is small for potent anesthetic agents such as sevoflurane, and it is large for less potent agents like nitrous oxide. Now, the uptake and distribution of inhaled anesthetic agents. The principal objective of inhaled anesthesia is a constant and optimal brain partial pressure of inhaled anesthetic agent. Partial pressure equilibrium between the alveoli and the brain. आप लोगों को बताया पहले alveoli से गैस डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में, उसके बाद ब्रेन में डिफ्यूज़ करेगी। पहले उसने पार्शियल प्रेशर बिल्डअप करना है alveoli में, फिर ब्लड में, और फिर ब्रेन में। जितनी देर से वो पार्शियल प्रेशर बिल्डअप करेगी उतनी देर से एनेस्थीसिया अचीव होगा। Thus the alveoli are the windows to the brain for inhaled anesthetic agents. The partial pressure of an anesthetic is at the origin of the respiratory pathway. It is the driving force moving the anesthetic agent into the alveolar space and then into the blood, which delivers the drug to the brain and the other compartments of the body. Because the gases move from one compartment to another compartment within the body according to the partial pressure gradient. A steady state is achieved when the partial pressure in each of these compartments is equivalent to that in the inspired mixture. ठीक है, इस स्लाइड में वही आप लोगों को चीज़ एक्सप्लेन की है कि सबसे पहले एनेस्थेटिक एजेंट का पार्शियल प्रेशर जितना बिल्डअप होगा एल्वुलर स्पेस में, तो वो उसके बाद वो डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर बिल्डअप करेगी, फिर वो डिफ्यूज़ करेगी ब्रेन में। ठीक है, और फाइनली अ स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन द पार्शियल प्रेशर इन ईच ऑफ दिस कंपार्टमेंट इज इक्वल टू दैट इन द इंस्पायर्ड मिक्सचर. Factors determining the time course for attaining the or for obtaining the steady state. Solubility in the blood, which is called the blood gas partition coefficient. The solubility in blood is ranked in the following order. Halothane is highly blood soluble, then after halothane enflurane is blood soluble, then isoflurane, then sevoflurane, then desflurane, and then nitrous oxide. Nitrous oxide has low solubility in blood. An inhalation anesthetic agent with low solubility in blood shows fast induction or also fast recovery time. For example, nitrous oxide. An agent with relatively high solubility in blood shows slower induction and slow recovery time. For example, halothane. इस डायग्राम में अगर आप देखें नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.47 है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ये लो सॉल्युबल ब्लड के अंदर लो सॉल्युबिलिटी गैसेस में से नाइट्रस ऑक्साइड है, और हेरेथेन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत ज़्यादा है। इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इसके 2.3 है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम है, इस वजह से इसका पार्शियल प्रेशर जल्दी रेस होगा और ये ब्रेन में जल्दी डिफ्यूज़ करेगा। इसके रेट ऑफ इंडक्शन भी फास्ट है और रेट ऑफ रिकवरी भी फास्ट है। और अगर इसके कंपैरिजन में हेलोथेन का देखें, इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इसका 2.3 है, ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, इसका पार्शियल प्रेशर देर से रेस करेगा, इस वजह से इसकी रेट ऑफ इंडक्शन भी स्लो होगा और इसका रेट ऑफ रिकवरी भी इसका स्लो होगा।
Now the agents with low solubility in the blood, they quickly saturate the blood. The additional anesthetic molecules are then readily transferred to the brain. जो एजेंट्स ब्लड में लो सॉल्युबिलिटी की हैं, जैसा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ब्लड को जल्दी क्विकली सैचुरेट कर देते हैं, और अगर इंस्पायर्ड गैसेस में अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन से भी इनके पार्शियल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और सो दीज मॉलिक्यूल्स आर रेडली ट्रांसफर टू द ब्रेन। ठीक है, ये आप लोगों को कंपैरिजन नज़र आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का, कि नाइट्रस ऑक्साइड का जल्दी पार्शियल प्रेशर इसका बिल्डअप हो गया है ब्लड में, और फिर ये ब्रेन में डिफ्यूज़ कर गया। अगर आप हेलोथेन का देखें कि उसकी एल्वुलायर में कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, लेकिन ब्लड में वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर रेज नहीं कर रहा, और इस वजह से वो ब्रेन में बहुत स्लोली जा रही है। इस रेट ऑफ इंडक्शन भी बहुत स्लो है, और रेट ऑफ रिकवरी भी बहुत स्लो है। Now the factors which determine the time course, other factors which determine the time course for attaining the steady state, effect of different tissue types on an anesthetic agent. It is also directly proportional to the capacity of that tissue to store the anesthetic agent. A larger capacity results in a longer time required to achieve the steady state. Capacity in turn is directly proportional to the tissue's volume and the tissue blood solubility coefficient of the anesthetic agent. अगर कोई ऑर्गेन बहुत बड़े साइज का है, उसकी कैपेसिटी एनेस्थीसिया को स्टोर करने, एनेस्थेटिक एजेंट को स्टोर करने की ज़्यादा है, तो वो देर से स्टेडी स्टेट अचीव करेगा, और जो एनेस्थेटिक देर से स्टेडी स्टेट अचीव करेगा उसका रेट ऑफ इंडक्शन भी स्लो होगा, रेट ऑफ रिकवरी भी स्लो होगा। जो कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, टिश्यू ब्लड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट भी इसी तरह है, जिस तरह हम लोगों ने ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट मैयर किया था, इसी तरह टिश्यू ब्लड सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट भी है, कि जो ब्लड से ब्रेन में, और उसके बाद ब्लड से सॉरी टिश्यूज में और ब्रेन में एनेस्थेटिक एजेंट जब डिफ्यूज़ करते हैं, तो अगर एनेस्थेटिक एजेंट्स ऑर्गन्स के अंदर जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा और ज़्यादा स्टोर हो, तो उनका स्टेडी स्टेट देर से अचीव होगा। इस वजह से उनका रेट ऑफ इंडक्शन और रेट ऑफ रिकवरी दोनों स्लो होंगे। Next factors which determine the course for attaining the steady state. Four major tissue compartments determine the time course of anesthetic uptake: brain, heart, liver, kidney, and endocrine glands. Especially brain, heart, liver, kidney, these are highly perfused tissues. So they rapidly attain the steady state with the partial pressure of anesthetic agent in the brain. Next, skeletal muscles. Skeletal muscles are poorly perfused and they have also a large volume. So they prolong the time required to achieve the steady state. Fat, poorly perfused, however, potent general anesthetic agents are very lipid soluble. Therefore, fat has a large capacity to store the anesthetic agent. This combination of slow delivery to a high capacity compartment prolongs the time required to achieve the steady state. Next, bone, ligaments, and cartilage. These are poorly perfused and have a relatively low capacity to store the anesthetic agent. Now the washout. Washout से यहाँ ये मतलब है कि anesthetic agent ने जब वापस जाना है, जब अफेक्ट अचीव हो गया है, ठीक है, उसके बाद जब एनेस्थेटिक एजेंट ने वापस जाना है बॉडी से एल्व्यूलर स्पेस में, और वहाँ से वापस जाना है उसने एल्व्यूलर स्पेस से आउट ऑफ द बॉडी. व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स डिसकंटिन्यू, द बॉडी नाउ बिकम्स द सोर्स that drives the anesthetic agent into the alveolar space, back into the alveolar space. The same factors that influence the attainment of steady state with an inspired anesthetic agent determine the time course of clearance of the drug from the body. तो जो factors affect हुए थे rate of induction anesthesia में, वही factor involve होंगे rate of recovery में. Thus nitric oxide exit करेगा body from the body faster as compared to halothane. Now, elimination of general anesthetic, second gas effect, it is seen mostly with nitrous oxide. For example, nitrous oxide and halothane are given as mixture. Nitrous oxide will be sucked in fast in a few minutes, carrying along with halothane at the same rate. Induction becomes faster. जैसा कि आपको बताया था, halothane blood में बहुत ज़्यादा soluble है, इसका rate of induction भी बहुत slow है, rate of recovery भी. और नाइट्रस ऑक्साइड ऑन द ऑपोजिट साइड, इसकी ब्लड में सॉल्बिलिटी कम है, तो पार्शियल प्रेशर जल्दी रेस होता है, जिसकी वजह से इसकी
रेट ऑफ इंडक्शन भी फास्ट है, रेट ऑफ रिकवरी भी फास्ट है। तो इस वजह से कि हेलोथेन से जल्दी इफेक्ट अचीव हो जाए, हम लोग इसको किसके साथ देंगे? एज अ नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन को मिक्सचर के फॉर्म में देंगे। नाइट्रस ऑक्साइड विल बी सक्ड इन फास्ट, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होगी उसका पार्शियल प्रेशर जल्दी रेज होगा एल्वुला के अंदर, वो जल्दी से ब्लड में डिफ्यूज करेगी, वो अपने साथ किसको साथ ले जाएगी? हेलोथेन को भी साथ ले जाएगी अपने। नाइट्रस ऑक्साइड विल बी सक्ड इन फास्ट इन अ फ्यू मिनट्स कैरिंग अलोंग द विद हेलोथेन एट द सेम रेट, ठीक है। हेलोथेन को भी अपने साथ ले जाएगी, जिसे हम कहते हैं इंडक्शन। इस वजह से हेलोथेन की इंडक्शन फास्टर हो जाएगी, किसकी प्रोसेस में? नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोसेस में। इसको हम कहते हैं सेकेंड गैस इफेक्ट। इट इज सीन विद नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। रिवर्स हैपन्स ड्यूरिंग रिकवरी व्हेन द डिसकंटिन्यू नाइट्रस ऑक्साइड डिफ्यूज। जब आप वॉश आउट का टाइम हो जाए, जब गैसेस ने वापस जब एनेस्थीसिया उनको देना ख़त्म कर दिया है, अब गैसेस ने वापस डिफ्यूज करना है बॉडी से एल्वुला में, एल्वुलर से बॉडी से बाहर। तो किस तरह डिफ्यूज करेंगी? बताया था आप लोगों को कि इसका नाइट्रस ऑक्साइड का रेट ऑफ रिकवरी भी फास्ट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड डिफ्यूजेस एट अ फास्टर रेट टू द एल्वुलाई, और जब वो एल्वुला में फास्टर रेट से जब डिफ्यूज कर रही होगी तो वो जो एयर ऑक्सीजन होगी एल्वुला के अंदर उसको वो डाइल्यूट कर देगी, ठीक है। दैट्स वाई जब ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देगी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स वाई हाइपोक्सिया कैन अकर इन स्पेशली इन कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको कहेंगे डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। इसका ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन इनहेलेशन। नेक्स्ट करेंटली देयर आर फोर, जो करेंटली आजकल यूज में है, मोस्टली देयर आर 4 इनहेलेशनल एंड 5 इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज टू इंड्यूस और मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया। इनहेलेशन में जो मोस्ट कॉमन यूज हो रहे हैं आजकल, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन। On intravenous में propofol, etomidate, ketamine, methoxytol, and thiopental. These 9 general anesthetic agents are often accompanied by sedative benzodiazepines. Benzodiazepines most commonly used are midazolam, diazepam, and lorazepam. Of these 9 general anesthetic agents, ketamine, nitrous oxide, ketamine and nitrous oxide inhibit glutamate receptors, with the stronger effects being seen on the NMDA receptor subtype. The other anesthetic agents also have modest effect on many other receptors. Other नहीं बल्कि these anesthetic agents have also modest effect on many other receptors, including GABA A receptors, but their primary action is the blockade of NMDA receptors. The other 6 general anesthetics and 3 sedatives share a common target and mechanism of action. They all enhance the function of GABA A receptors, the most abundant fast inhibitor neurotransmitters in the CNS. These 6 general anesthetics have also a spectrum of modest to strong effects on other ion channels like glycine receptors. They activate glycine receptors, they inhibit nicotinic receptors, and there are also some role on 5-hydroxydiptamine receptors. They also inhibit glutamate receptors to some extent, and they have also some effect on potassium channels. But their main role is on major mechanism is through GABA A receptors. Now the properties of general anesthetic agent. For patient, the general anesthetic agent should be pleasant, it should be non-irritating, it should not cause nausea or vomiting. Induction and recovery should be fast. For surgeon, analgesia, immobility of the patient, and muscle relaxation should be acquired uh, in the in the proper time period, and anesthetic agent should be non-explosive and non-inflammable. For the anesthetist, margin of safety. There should be no fall in blood pressure with the anesthetic agent. Heart, liver, and other organs, there should be no effect on these organs. And general anesthetic should be potent, it should be cheap, stable, and easily stored. It should not react with rubber, tubing, or soda lime. Rapid adjustment of depth of anesthesia should be possible. Now I will discuss one by one the anesthetic agents. First of all, diethyl ether. It's a colorless, highly volatile liquid with a pungent odor. Its boiling point is minus 35 degree. It produces irritating vapors and are inflammable and explosive. Now the pharmacokinetics 85 to 90% is eliminated through the lungs and remainder through skin, urine, milk, and sweat. It can cross the placental barrier.
Now, the advantages and certain important advantages and disadvantages of ether. Advantages is that it can be used without complicated apparatus. It is potent aesthetic and good analgesic agent. Muscle relaxation can be occur with the use of this agent. It has wide safety of margin, respiratory stimulation under bronchodilation. It does not sensitizes the heart to adrenaline. It has no cardiac arrhythmias. It can be used in delivery. It has less likely hepato or nephrotoxic. Now the disadvantages, it is inflammable and explosive. It has slow induction and uh, unpleasant taste. So atropine should be used with the use of this agent. It has slow recovery, can cause nausea and vomiting. Cardiac arrest can occur with the use of this anesthetic agents. It can cause convulsion in children. Cross tolerance may be possible, especially with the use of ethyl alcohol. Next agent is halothane. It is very important agent. It is fluorinated, volatile liquid with sweet odor. It is non-irritating, non-flammable. It is potent anesthetic agent. Pharmacokinetics is that 60 to 80% eliminated unchanged, 20% retained in the body for 24 hours and metabolized. Halothane advantages is that it is potent anesthetic agent. It has rapid induction rate, rapid recovery. It is neither flammable nor explosive. It has sweet smell, non-irritant. It does not augment bronchial and salivary secretions like other anesthetic agent. It has low incidence of post-operative nausea and vomiting. It relaxes both skeletal and uterine muscles and can be used in obstetrics when uterine relaxation is indicated. It can be combined with its pleasant odor. This makes it suitable in children for inhalation induction. Now the disadvantages of halothane, it is weak analgesic agent, thus so it is most commonly administered with nitrous oxide opioids. It is a strong respiratory depressant. It is a strong cardiovascular depressant. Halothane is vigomimetic and cause atropine sensitive bradycardia. It has action like atropine like effect. Hepatotoxic, it is oxidatively metabolized in the liver to tissue toxic hydrocarbons. So it is hepatotoxic. Malignant hyperthermia, I will discuss in detail, can occur with the use of this agent. Next, arrhythmias can occur because halothane sensitizes the myocardium to the effect of catecholamines. Decreased urine formation can occur with the use of halothane due to decreased GFR or glomerular filtration rate. Labor may be prolonged with the use of this agent. Malignant hyperthermia is an autosomal dominant disorder of skeletal muscle in susceptible individuals undergoing general anesthesia with the volatile agents and muscle relaxants like succinylcholine. There may be calcium channel defect or a defect in ryanodine receptor. Taking the symptoms which occur are the tachycardia, hypertension, severe muscle rigidity, hyperthermia, hyperkalemia, acid-base impairments. Treatment should be done with dantrolene. Next, isoflurane. Isoflurane is the isomer of enflurane and have similar properties but slightly more potent. Induction dose is 1.5 to 3% and maintenance dose is 1 to 2% by the help of special vaporizer. Advantages of azoflurane is that it has good rapid induction and recovery rate. It has good muscle relaxation property. It is a good coronary vasodilator. It has less depressant effect on myocardium. No renal or hepatotoxicity with the use of this agent. It has low incidence of nausea and vomiting. Uterine muscle relaxation can occur with the use of this agent. Disadvantage is that it is pungent and respiratory irritant. Special apparatus required with the use of this agent. Respiratory depression may occur. It's a beta adrenergic receptor stimulation. So it stimulates the beta receptors and it is also costly. These are the disadvantages of isoflurane. Next, enflurane. Advantages of enflurane is that it is less potent than halothane but produces rapid induction and recovery. 2% metabolized to fluoride ion which is excreted by the kidney. It has some analgesic activity. Disadvantages is that CNS excitation can occur at twice the minimum alveolar concentration level, can induce the seizures. Metabolism of enflurane releases the fluoride ion, so renal toxicity can occur with the use of this agent.
Next, desflurane. There is rapidity of induction and recovery with the use of this agent. It is used outpatient surgery. It has it is less volatile, so it must be delivered using a special vaporizer. It decreases the vascular resistance and perfuses all major tissues very well. It is irritating. It can cause apnea, laryngospasm, coughing, and cause excessive secretions. Sevoflurane, it has low pungency, not irritating the airway during induction. It make it suitable for induction in children. It has rapid onset and rapid recovery. Solubility in blood is less than isoflurane but more than desflurane. It is non-pungent, it has lack of pungency, it does not cause sympathetic stimulation, it does not cause airway irritation. It is metabolized by liver releasing chloride ion, thus like enflurane, it may prove to be nephrotoxic. Next, methoxyflurane, the most potent and the best analgesic anesthetic available for clinical use, but it is very nephrotoxic, so it is used seldom. So that's all, students. Next part will be inshallah covered uh, in uh, in last lecture.